एक रात मालकिन ने अपनी 15 साल की बेटी को मेरे साथ सुला दिया। जो उस लड़की ने मेरे साथ किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास बुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी मेरे मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती थी, सोनू मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम सोनू है। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर का काम कर रहा था। मैं मालकिन के घर नौकरी पर था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख सोनू, अपनी बेटी प्रीति को मैं घर ही छोड़े जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना उसे नींद में चलने की आदत है। मैं सिर हिलाने लगा कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में 15 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की। बेवकूफ लड़की मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे और गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे कही वो सुनकर तो मैं दंग ही रह गया। ये कैसे मुझे ये बात कह सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी प्रीति के साथ ही इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत में फैल गई थी। मेरा तो दिमाग सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बेबी के कमरे में सो सकता हूँ। आप सोचकर तो बात करें, ये तो बिल्कुल गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम प्रीति के कमरे में ही रहोगे और वहाँ सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी भी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं प्रीति के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत ही अमीर। मालकिन की बहुत सारी जमीन थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था और उनकी एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रखा था, बहुत प्यार करते थे। वो मालकिन से मोहब्बत से शादी की हुई थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। प्रीति की पैदाइश से चंद महीने पहले मालिक कार हादसे में देहांत हो गया था। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वो अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मैं भी मालकिन की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसीलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब प्रीति पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल प्रीति के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था, तमाम नौकर को वो देखती थी। 15 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं था। कारोबार मालकिन ने मेरे हवाले कर रखा था, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुकाता था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वो भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। यह सुनकर पहले तो प्रीति ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वो बात मुझे सही नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गईं और उनके जाते मैं सोफे पर बैठकर सुकून की लंबी सांस लिया और फिर खाना बनाने वाले को बुलवाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी भी कहीं पर बैठने के लिए मना नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था
कि मालकिन गई हैं तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट में भी करके देख लेता हूँ। मैं इस सुकून से सांस लिया और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में पकड़ा और टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से रूबरू हुआ भी नहीं था कि जब कमरे का दरवाजा खुला और प्रीति लॉन्च में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, सोनू के बच्चे, तुम्हारी शिकायत माँ के आते ही उन्हें लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम अपने पैर पसार कर बैठे थे। ये सुनकर तो मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बीबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत न लगाना। मैंने फौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। प्रीति माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है, इसका मतलब ये न समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक वो घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जलकर रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से एक मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकानी हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वो मुझे बाजार के काफी चक्कर लगवाती थी। कहती थी, तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो उनकी लाडली बेटी थी। मुझे कहती थी, जो छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसा खड़ा देखकर अजीब सी हंसी हंसा और मुझे कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में। वापस मैंने उसे घूरकर खा जाने वाली नजरों से देखा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वो चाय बड़ी मजे से प्रीति पी रही थी। मेरा पूरा दिन इधर उधर के कार्यों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई तो मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो प्रीति कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा था तुम मेरे कमरे में सोओगे। ये सुनकर मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से प्रीति की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में नौकरानी भी मौजूद है, आप उसे अपने साथ सुला ले। कहने लगी, माँ ने कहा था तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो सराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर सो जाओ। मैं कमरे में आकर लेट गया, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। वो बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लैंप भी बंद कर दिया था। कमरे में इस वक्त खूब अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही वो 15 साल की थी, लेकिन मैं तो 15 साल का न था। मुझे किसी की एक बात याद आने लग गई थी जो मैंने कई बार सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था वो नौकरानी को प्रीति के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नजर मेरी बेड पर लेटी हुई प्रीति पर पड़ी। उसके चेहरे पर जाकर मेरी नजर रुक गई। वो सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नजर बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि मुझ पर हावी हो मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का जिक्र करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो देखा कि प्रीति नींद में ही हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैं सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। बेबी जी को स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ प्रीति को अकेले मत भेजना। इसलिए जब प्रीति तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ में जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं जमीनों का हिसाब किताब देखने लगा। कितनी रकम आई, कहाँ क्या हुआ, क्या नहीं, ये हिसाब किताब मेरी जिम्मेदारी थी। मैं कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि प्रीति को वापस लेने भी जाना है। जब तक मैं न जाता, ड्राइवर भी प्रीति को स्कूल से लेने नहीं जाता और ये मालकिन का हुक्म था। मैं अपने कामों में ऐसा घन चक्कर था कि मेरे दिमाग से ये बात निकल चुकी थी। 12 बजे प्रीति की छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था कि जब मेरे फोन की बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो वो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे प्रीति की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, मैं जमीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नजरों से देखा था।
मैंने कहा तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है। वो कहने लगा मैं क्यों बताता, मालकिन तुम्हें सब नौकरों का सरदार बनाकर गई है। ये तुम्हारा काम है कि तुम अपने कामों को खुद याद रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। खैर मैं फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा का पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ प्रीति ही थी। स्कूल का चौकीदार मुझे देखकर बोला इतनी लेट क्यों आए हो। वो गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा वो बस मुझे बातें ही सुनाती रही। कहने लगी माँ को आने दो, तुम्हारे कान के नीचे ना जमाऊं तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचते ही खाना बनाने वाले ने भी खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी थी। ये देखकर तो मेरा सिर चिकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं उन्हें कुछ कहता तो बस सब यही कहते थे, हमारी तरह नौकर हो, हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखलाकर रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से साफ सफाई करवाने को कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवाकर रात को मैं थक चुका था। जब मैं प्रीति के कमरे में गया तो वो ऊंची आवाज में अपने स्कूल का काम याद कर रही थी। मैं लॉन्च में जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे जैसे ही मैं कहीं और मौजूद हूँ, किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कि वो कोई आदमी प्रीति के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज आवाज में कहा कौन है वहाँ, तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। दरवाजा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वहाँ देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लंच में आकर लेट गया। सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझी, मैं प्रीति के कमरे में चला गया। प्रीति बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते की आवाज आने लगी तो परेशानी में प्रीति डर रही थी। कहने लगी माँ मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे, मेरा हाथ पकड़ लो। वो बैग में अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। खैर मैं उठा और अपना हाथ प्रीति के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफी देर मैं खड़ा इंतजार कर रहा था कि कब वो गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़वाऊं। तो मैंने धीरे से अपना हाथ उससे हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं प्रीति के कमरे में ही सोने लगा था। फिर अगले दिन रात में सोने से पहले एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो खीर पी ली और रात को प्रीति के कमरे में चला गया। इस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं सो गया तो सुबह ही मेरी आँख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो प्रीति कहीं नहीं जाती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो प्रीति वहां पर भी कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे प्रीति कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैंने तमाम नौकरों को शोर मचाकर जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो ये हाल था, काटो तो खून न निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद में सो गया। जब मैंने तमाम नौकरों से बात की तो मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब है। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को प्रीति के कमरे के बाहर देखा था। वो भागता हुआ किचन में गया था। शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन मालकिन को फोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो और उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। मैं भागता हुआ बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि वो सुबह सुबह बावर्ची प्रीति के मुंह पर हाथ रखकर गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले तक पहुंच गई थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साथ ही इसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची प्रीति के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती से गाड़ी में बैठा रहा है। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था।
जैसे ही गाड़ी उन तक पहुंची तो उनकी गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उसी तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने बावर्ची और दो मर्द मौजूद थे। उन्होंने प्रीति को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वो बहुत रो रही थी। देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आओ देखा न ताओ और उन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोती हुई प्रीति मेरे गले में लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन प्रीति को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था, तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहिए। मेरा बस चले तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है और ना ही प्रीति की तरफ। ये सुनकर मालकिन बहुत खुश हो गई। वो भी मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखने लगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।